गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। इससे पहले वीडियो में मैं प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसे हमने डिटेल में पढ़ा। आज हम लोग NEP 2020 को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NEP 2020। तो NEP 2020 का सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसे शॉर्ट में NEP कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो इसकी घोषणा मई 2019 में ही हो गई थी। भाई किसकी अध्यक्षता में की गई? सबसे पहले इनके अध्यक्ष की बात करें तो इनके अध्यक्ष हैं, किनकी अध्यक्षता में किया गया? के कस्तूरी रंजन। के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में किया गया। ये इसरो वैज्ञानिक थे, ये इसरो साइंटिस्ट थे। इसरो साइंटिस्ट थे। दूसरी बात, ये जो हमारी राष्ट्रीय नीति 2020 आई वो लगभग 34 साल बाद आई। मेन मैं हेडिंग्स लिख रही हूँ। 34 ईयर्स के बाद है आया। ये हमारी तीसरी यानी कि थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। पहली हमारी कौन सी थी? सबसे पहले हमारी आई 1968 की NEP। मैं इसको उल्टा लिख रही हूँ, एक मिनट के। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 किसके टाइम में आई थी? इंदिरा गांधी के टाइम में। इंदिरा गांधी जी के टाइम में आई थी। दूसरी जो हमारी NEP आई थी वो हमारी 1986 में आई थी और वो हमारी राजीव गांधी के टाइम में आई थी। राजीव गांधी के टाइम में आई थी। और जो थर्ड है हमारी, वो हमारी जो हमारी इसकी संशोधन आया था, ये हमारा NEP नहीं था, इसका संशोधन था जो कि 1992 में आया था आचार्य रायमूर्ति के द्वारा में। ये किसके टाइम में आई थी? नरसिम्हा राव के टाइम में। PV नरसिम्हा राव के टाइम में आई थी। और अब हमारी जो आ रही है वो के कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में आई थी। तो ये हमारा मेन है कि सबसे पहले अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में हुआ? के कस्तूरी रंजन के, जो कि इसरो साइंटिस्ट थे। दूसरा हमारा इसके 34 साल बाद यानी जो हमारी 89 में आई थी, इसको हमारी दूसरी नीति मानी जाती है। ये हमारी थर्ड नीति है। जो हमारी 2020 है वो हमारी थर्ड नीति है। पहली हमारी 1968, दूसरा हमारा 1989 NEP 1989 और थर्ड हमारी NEP 2020। यानी कि थर्ड हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो हमारी 34 साल बाद आई है। तो ये इतना हुआ। इसके बाद से हम बात करें कि इसमें कौन कौन से सुधार हुए हैं और इसमें कौन कौन से सुधार करने की बात की जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये जो हमारी नीति है वो सब पहले हमारा MHRD के तहत होता था। अब ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि MOE। ठीक है। और ये हमारा फुल फॉर्म इसका देख ले हम, तो इसका है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है। इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो इसका हिंदी में है मानव संसाधन। रुकिए मैं चौक ले लूँ। मानव संसाधन
विकास मंत्रालय, विकास मंत्रालय। और ये हमारा हुआ, इसको हम लोग शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय। ये हिंदी और इंग्लिश में इसलिए मैंने लिखा है ताकि हिंदी और इंग्लिश में बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। MHRD को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले हमारा MHRD के अंतर्गत शिक्षा का जितने भी सुधार किए जाते थे वो होते थे, पर अब हमारा MOE में हो गया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरी बात, इसका जो फॉर्मेट था उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका फॉर्मेट हम देख लें। यहाँ मैं फॉर्मेट की बात कर रही हूँ। फॉर्मेट की बात करें तो हमारा पहले क्या था कोठारी में, 10+2 था, 10+2 था, यानी कि 12 साल की हमारी माध्यमिक शिक्षा हुआ करती थी, यानी कि जो हमारी स्कूलिंग शिक्षा ग्रहण करते थे बच्चे वो 12 इयर्स करते थे। पर अब ये जो हमारी जो न्यू फॉर्मेट आया है, जो इसको लागू करने की बात कर रहे हैं, वो हमारा 5+3+3+4 है, यानी कि 15 इयर्स की बात कर रहा है, यानी कि 15 साल तक गवर्नमेंट की निगरानी में बच्चे स्कूलिंग करेंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मेट है इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसको मैंने पहले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था शिक्षा के बारे में, उसको मैंने नॉर्मल बताया था। आज मैं इसको डिटेल में बताऊंगी कि इसमें कैसे कैसे डिग्री सर्टिफिकेट्स कैसे होंगे, स्नातक के बाद क्या मिलेगा, और बच्चे अगर करते हैं सर्टिफिकेट कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद से क्या होगा, ठीक है। तो पहले हमारा 12 ईयर्स था, अब हमारा 15 ईयर्स है, यानी गवर्नमेंट की निगरानी में हम 15 साल तक स्कूलिंग करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रही हूँ, उसके बाद से हम इसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब इसकी फॉर्मेट की बात करें, हम इसकी फॉर्मेट की बात कर लें तो फॉर्मेट आपका 5+3+3+4 है, ठीक है। अगर हम बात करें 5, यानी कि 5 इयर्स क्या बच्चे का होगा, तो 5 इयर्स में आपका 2 पार्ट में बांटा है। पहला है 3 इयर्स और दूसरा है आपका 2, यानी जो 3 साल का बच्चा है, 3 साल के बाद ही बच्चे को एंटर करे। जब हमारा कोठारी आयोग आया था तो 6 साल का बच्चा जब हो जाता था तब उसको फर्स्ट में डालते थे, यानी कि स्कूल में डालते थे। पर अब हमारा क्या है, जो 5 इयर्स जो गवर्नमेंट ने दिया है, जो न्यू पॉलिसी दी है, उसमें 5 इयर्स में क्या है कि बच्चा अगर 3 साल का हो जा रहा है तो उसके बाद से उसको प्लेवे या आंगनबाड़ी में डाल दिया जाए, ताकि वो बच्चे प्लेवे करके, यानी कि प्ले के अनुसार प्ले करके बच्चा कुछ सीखे, बैठना सीखे, बोलना सीखे, क्राफ्टिंग सीखे, ड्राइंग सीखे, खेलना सीखे। जो हम लोग मिट्टी के गोले बनाते हैं, जो बच्चे घर में बच्चे अपने फ्रेंड्स सर्कल में खेलते हैं, वो स्कूल में जाके वो बच्चे सीखे। और टीचर्स को भी उसी तरह ट्रेंड किया जाएगा कि बच्चे उन बच्चों की मनोवैज्ञानिक, यानी कि बच्चों की समझे, बच्चों के मनोवैज्ञानिकता को समझे और उस बच्चे के हिसाब से बच्चे को सिखाए, यानी कि हर एक बच्चे पे फोकस करने की बात की गई है। तो 3 इयर्स जो है वो आपका प्लेवे की बात कर रहा है, यानी कि प्ले, खेलने की बात कर रहा है, वो खेलकूद करके वो सीखेगा। दूसरा आपका जो 2 इयर्स है वो आपका 1st और 2nd क्लास की बात कर रहा है, यानी कि जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे, जो बच्चे स्कूल में जाने से डरते थे, वो अब ये नहीं होगा। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं और बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वो डरते हैं कि स्कूल में जाने से डांट पिटेगी। तो वो जो 3 साल जो बच्चों की है, जो फाउंडेशन ईयर्स है, उसमें 3 साल में बच्चा सीखेगा खेलना, यानी कि अच्छी चीज़ों को सीखेगा, ड्राइंग करेगा, यानी कि अपने बच्चों जो डर्टी एज है, जो हमने पढ़ा था डर्टी एज, उसको भी सीखेगा, यानी उस डर्टी एज को इसमें दिखाया गया है। तो ये हमारा जो स्टेज है उसको इन्होंने, इस NEP ने फाउंडेशन स्टेज कहा है, फाउंडेशन स्टेज कहा है, फाउंडेशन स्टेज कहा है। इसमें जो है 3 इयर्स, यानी कि 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो उसे स्कूल में डाल देना है, और उसे प्लेवे या आंगनबाड़ी जो व्यवस्था की गई है, जो आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें वो प्ले करके या फिर
और भी क्रिएटिविटी यानी कि क्रिएटिविटी करके एक्टिविटीज़ करके वो अपने जो प्लेवे का है 3 साल उसको कंप्लीट करेगा। उसके बाद से उसमें कोई एग्ज़ाम की, इसमें कोई भी एग्ज़ाम बर्डन नहीं है, यानी कि इसमें नो एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, यानी इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड क्लास में कोई एग्ज़ाम नहीं है, बच्चा डरेगा नहीं और बच्चा अपने स्कूल से रूबरू होगा, यानी कि स्कूल में जाने के लिए खुशी खुशी जाएगा। तो ये आपका 5 इयर्स में 3 और 2 इयर्स के बच्चे की बात करिए, यानी कि 3 इयर्स प्ले वे और जो 2 इयर्स है यानी कि फर्स्ट और सेकंड में बच्चा चला जाएगा। जैसे हम लोग नर्सरी, LKG, UKG करते हैं वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद से जो नर्सरी, UKG और LKG वो इसी में करेगा, इसमें खेलते हुए एक्टिविटीज़ करते हुए करेगा। और 2 साल जो है फर्स्ट और सेकेंड में बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा और बच्चा आराम से बच्चा स्कूल में जा पाएगा। दूसरा आपका जो थर्ड है वो हमारा है आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये जो 3 क्लास है, ये जो 3 क्लास है वो इसको इन्होंने प्रिपरेटरी स्टेज कहा है। प्रिपरेटरी स्टेज कहा है। इसमें इन्होंने जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास इन्होंने 5 साल में कर लिया है, वो 3 साल जो हमारा दूसरा लेवल है जो कि हमारा प्रिपरेटरी स्टेज कहा रहा है, उसमें वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास करेगा, यानी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि बच्चा कितना कैपेबल है उस हिसाब से बच्चे को क्लास में एंटर किया जाएगा। उसके बाद से तीसरा जो हमारा थर्ड है वो हमारा 6th, 7th और 8th 3 साल है। 6, 7, 8 3 साल आप लोग पास करेंगे, यानी कि 3 साल जो है वो हमारा मिडिल स्टेज होगा, मिडिल स्टेज होगा। इसमें आपने क्लास कौन कौन सी की, 5th तक आपने 3 स्टेज में कर लिया, यानी प्रिपरेटरी स्टेज में कर लिया। उसका से मिडिल स्टेज में आपका 6, 7 और 8 क्लास कंप्लीट होगी। उसके बाद से आपका जो ये 4 इयर्स है, यानी जो 4 साल लास्ट का बचा है, उसमें आपका 9th, 10th, 11th एंड 12th, यानी कि ये क्लासेस आपकी कंप्लीट होगी और इसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। सेकेंडरी स्टेज कहा गया है, ठीक है। पहला स्टेज आपका यानी कि 5 इयर्स में है, तो 5 इयर्स में 3 साल प्ले में यानी कि एक्टिविटीज़ करके वो कंप्लीट करेगा, उसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बच्चा बिना बर्डन के बच्चा उसको एग्ज़ाम को इस क्लास में एंटर कर पाएगा। और जो 2 साल है यानी 5 साल में 3 साल प्ले वे और जो 2 साल है वो फर्स्ट और सेकेंड क्लास करेगा। थर्ड में यानी जो दूसरा है स्टेज है जो हमारा प्रिपरेटरी स्टेज कहलाता है, उसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा, बच्चा 3rd, 4th, 5th में पढ़ेगा। और इनकी एज भी बता दी जाए तो इसमें एज है जो 3 इयर्स का बच्चा है, फाउंडेशन स्टेज की एज की बात करें तो बच्चा 3 से 8 साल का होगा तो फाउंडेशन स्टेज में होगा। उसके बाद से हम बात करें प्रिपरेटरी स्टेज की, तो प्रिपरेटरी स्टेज आपका होता है 8 to 11 इयर्स। फिर हमारी बात करें मिडिल एज की, तो मिडिल एज में 11 से 14 इयर्स की बात कर रहा है। और जो हमारा सेकेंडरी स्टेज आ रहा है वो हमारा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यहाँ पर 14 से 18 एज तक होगा, ठीक है। बात करें मीडियम की, यानी कि इसका मीडियम क्या होगा, तो मीडियम की बात करें तो जो फाउंडेशन स्टेज है और प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि बच्चा अपने मातृभाषा से कनेक्ट हो पाए और बच्चा अच्छी तरह सीख पाए, इसमें इसको इंक्लूड किया जाएगा फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज में। जब हम मिडिल स्टेज में आ रहे हैं तो मिडिल स्टेज यानी कि 6th क्लास में बच्चा आ गया है तो हम वोकेशनल स्किल की बात यानी कि व्यावसायिक कोर्स की बात कर रहा है, वोकेशनल कोर्स की बात कर रहा है, यानी कि व्यावसायिक कोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। यानी 6th क्लास में आने के बाद से कुछ एक वोकेशनल कोर्स दिया जाएगा, यानी कोई एक स्किल उसको दी जाएगी ताकि बच्चा उसे सीखकर आगे भी अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो सके। यानी 6 से ही आपको एक वोकेशनल स्किल दिया जाएगा, चाहे वो बढ़ई का हो, चाहे वो
स्कूटर बनाने का हो, चाहे वो संगीत का हो, यानी कोई ऐसा वोकेशनल स्किल यानी कि बच्चा उसे आगे कर सके। ठीक है। उसके बाद से जो हमारा 9th 10th है, 11th 12th है, इसमें आपको स्ट्रीम्स चेंज यानी कि स्ट्रीम चूज़ करने की आपको आज़ादी होगी। यानी कि स्ट्रीम पहले जो हमारा होता था कि हम 9th के बाद 10th के बाद से आप 11th में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स लेते थे, वो अब ऐसा नहीं होगा। स्ट्रीम आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस में से ले सकते हैं, अगर आपको सोशल स्टडीज़ में कोई एक सब्जेक्ट लेना है उसको ले सकते हैं। तो इसमें इसकी आज़ादी होगी, यानी कि आप अपने मन का यानी कि आपको जो पसंद है उस सब्जेक्ट को आप ले पाएंगे। तो ये आपका है पूरा फॉर्मेट, और पूरा एजुकेशन पॉलिसी में जो फॉर्मेट बना है 5+3+3+4 का, ये आपका पूरा पैटर्न है। तो इसी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है फाउंडेशन स्टेज में कौन कौन सा ईयर आएगा और उसमें कौन कौन से क्लास कंप्लीट होगी, फिर आपका प्रिपरेटरी स्टेज में कौन सा आएगा, और फिर उसके बाद से मिडिल एज और सेकेंडरी एज। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे। तो 5 में हमने देखा 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स यानी कि 5 इयर्स कंप्लीट हो रहा है। इसमें प्ले वे और 1-2 क्लास कंप्लीट होगी, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया। इसमें कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। बच्चे डर्टी एज यानी कि बच्चे का कोई फॉर्म नहीं है, यानी कि यूनिफॉर्म कोई नहीं होगा। बच्चा अपने घर के ड्रेस में भी जाके अपनी क्लास को कर सकता है। दूसरा है आपका क्लास आपका 3rd 4th 5th, तो उसको इन्होंने प्रिपरेटरी स्टेज कहा। इसमें एग्ज़ाम की बात की गई है जो कि 8 से 11 साल के बच्चे का होगा। फिर आपका 6th 7th 8th क्लास है जिसमें 11 से 14 साल के बच्चे होंगे, और इसे मिडिल स्टेज कहा गया। इसमें वोकेशनल कोर्स की बात की, यानी 6वीं कक्षा के बाद ही बच्चे को वोकेशनल कोर्स दिया जाएगा। उसके से 9th 10th 11th 12th है जो कि 14 से 18 साल के बच्चे का होगा, उसमें सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। और इसमें आपको स्ट्रीम यानी कि आपको अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने की आज़ादी होगी, यानी आपको जो सब्जेक्ट पसंद है उसे आप कर सकते हैं, जिसमें आपकी नॉलेज है उसको आप कर सकते हो। तो ये आपका है फॉर्मेट। अब इसके बाद से हम देखते हैं 12th के बाद, इसके बाद हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपका ये जो हमारा प्रिपरेटरी स्टेज है, इसमें इंडियन लैंग्वेज की भी बात की गई है। इंडियन मातृभाषा की बात की, यानी कि मदर टंग, और नेशनल लैंग्वेज की बात की है, यानी कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा की बात की गई है। जो हमारा वोकेशनल है इसमें हमारा इंडियन लैंग्वेज की बात की है, यानी कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। ठीक है। और हमारा जब 10th 11th 12th स्ट्रीम आ रहा है तो उसमें हमारा फॉरेन लैंग्वेज की बात की गई है। फॉरेन लैंग्वेज की बात की है, फॉरेन लैंग्वेज की बात की है। तो ये इसमें भी इंक्लूड कर लीजिएगा आप लोग। मैंने इसको लिखना भूल गई थी मैं। ठीक है। अब इसके बाद से हम ग्रेजुएशन की बात करें कि आपको इसमें जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री का क्या है, इसको हम देखेंगे डिटेल में। ग्रेजुएशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग का क्या होता था, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सब होते थे जो हम लोग ग्रेजुएशन कहलाता था। तो हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता था। अगर वो साइंस का है तो बीएससी है, आर्ट्स का है तो बीए है, और अगर वो कॉमर्स का है तो बीकॉम है। पर अब हम लोग सिर्फ ग्रेजुएट कहलाएंगे, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से, क्योंकि अब स्ट्रीम चेंज है, आपको अपने मन से कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं। तो अब हमारा जो होगा हम ग्रेजुएट कहलाएंगे। तो इसमें आपका क्या है, अगर वो 1 साल का करता है बच्चा, यानी कि 1 ईयर अगर वो स्नातक कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसे इन्होंने सर्टिफिकेट की बात की गई, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 2 साल का स्नातक करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर वो 3 साल का करता है स्नातक तो वो हमारा डिग्री दी जाएगी। अगर वो 4 साल का कर रहा है तो वो हमारा रिसर्च कहलाएगा। ठीक है। तो ये जो हमारा है पहला साल, अगर बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसमें 1 साल का कर लेता है, उसके बाद से 2 साल का उसने डिप्लोमा भी कर लिया, उसके बाद रुपए की दिक्कत है, चाहे कोई भी दिक्कत है, और उसने वहाँ पर छोड़ दिया, यानी कि बीए उसने डिप्लोमा करने के बाद से छोड़ दिया, 2 साल करने के बाद से छोड़ दिया, और 4 साल बाद उसे ज़रूरत पड़ी तो उसे क्लास करनी है तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा।
उससे पहले अभी क्या होता था कि शुरू से करना पड़ता था, पर अब हमें जो डिप्लोमा लिया गया उसको भी बेनिफिट मिलेगा। यानी कि हमने डिप्लोमा किया है, उसके बाद से हम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम 3rd ईयर से ही स्टार्ट करें, यानी कि डिग्री लेंगे, उसके बाद से हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाएगा। यानी पहला साल में अगर 1 साल का किया है तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का किया है तो डिप्लोमा मिलेगा, अगर 3 साल का किया है तो उसे डिग्री मिलेगी, अगर वो 4 साल का करता है तो रिसर्च मिलेगा, रिसर्च करेगा। अगर हम इसमें एक चीज़ और भी है, जो एमफिल है उसे ख़त्म कर दिया गया है, एमफिल को ख़त्म कर दिया, और जो पीएचडी है उसे मान्यता दे दी गई है, और ये 4 साल का होगा। ठीक है, एमफिल को ख़त्म। डिग्री की बात करें तो जो डिग्री हमें मिल जाती है, यानी कि 3 साल का करने के बाद से आप किसी जॉब में एंटर करने के लिए इक्विवेलेंट हो जाएंगे, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे वो जॉब हो। यानी कि आपको किसी जॉब में एंटर करिए, इक्विवेलेंट होने के लिए आपको डिग्री लेना कंपलसरी होगा। वैसे आपके ये सब सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, ये भी आपके इंक्लूड होंगे, पर आपको अगर किसी जॉब में इक्विवेलेंट है, यानी किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है आपको, तो डिग्री होना कंपलसरी होगा, आपको 3 साल का करना होगा। उसके बाद से आप बात करें बीएड की, जो इंटीग्रेटेड कोर्स आ रहा है इस समय, 4 साल का जो है बीएड आपका जो है 4 साल का है, और अगर उसमें 1 साल और वो कर लेता है तो वो एमएड की डिग्री, यानी कि लगभग 5 साल में वो एमएड की डिग्री भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना, 1 साल का वो कोर्स करता है तो वो 5 साल, यानी कि टोटल मिला के 5 साल हो जाता है, तो वो एमएड की डिग्री भी इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसे इरेज कर रही हूँ मैं, और इसके बाद से कुछ और पॉइंट है 2-4, उसको भी देख लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इसमें जीडीपी की बात करें तो वो हमारा 6% शिक्षा में खर्च होगा, और जो स्कूल फीस है प्राइवेट स्कूल्स के चाहे गवर्नमेंट स्कूल के, उनके फीस जो है वो फिक्स्ड कर दिए जाएंगे, जो फीस है वो फिक्स्ड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसका जो हमारा जीडीपी है, इसकी बात करें अगर स्कूली शिक्षा की बात करें, माध्यमिक शिक्षा की बात करें, तो 2030 तक स्कूली शिक्षा, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा है, स्कूली शिक्षा 100%, स्कूली शिक्षा 100% करने की बात की गई है। इसका क्या है, जीईआर यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो आपका 100% की बात की गई है। इसका मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये हमारा 100% करने की बात की गई है। और उच्च शिक्षा के लिए जीईआर यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जीईआर 50% करने की बात की गई है। इसका मेन लक्ष्य क्या है, मेन लक्ष्य है एजुकेशन फॉर ऑल। जो ड्रॉप्ड है, जो बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं, उन बच्चों को भी लाके पढ़ाया जाए। ठीक है, इसके बाद से इसमें जो हमारा 2035 तक 3 से जो 18 साल तक के बच्चे, जो हमारे 6 से 14 साल है, उसको 3 से 18 साल के बच्चों को 3 से 18 साल के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने की बात की है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात की गई है। ठीक है, छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए प्रगति
के मूल्यांकन के लिए परख नामक PARAKH परख की स्थापना की गई। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की गई। आंकलन केंद्र की स्थापना की गई। केंद्र, परख का फुल फॉर्म देखें तो P से परफॉर्मेंस, A से असेसमेंट, R से रिव्यू, फिर R से A से एनालिसिस, फिर आपका आता है K, यानी K से आपका नॉलेज, फिर आपका आता है H यानी कि फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। यानी कि बच्चे का संपूर्ण पूरा अध्ययन किया जाएगा, यानी बच्चे का पूरा विकास की बात की गई है, बच्चे के पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। परख का फुल फॉर्म देख लिया आपने। P से परफॉर्मेंस, A से असेसमेंट, R से रिव्यू, A से एनालिसिस, K से नॉलेज और S से होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी कि बच्चे के पूरे होलिस्टिक विकास की बात की गई है। तो इसमें हमने देखा कि इसका GDP 6%, जो कि हमारा अब 2.82 तक ही खर्च हो पाता है। ठीक है, और ये जो हमारी फ़ीस है वो हमारी जो प्राइवेट के स्कूल की जो फ़ीस इतनी ज़्यादा है उसको फिक्स किया जाएगा। 2030 तक स्कूली शिक्षा, जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है, जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है, उसको 100% कर दिया जाएगा। उसका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हमारा 100% कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा का GR हमारा 50% किया जाएगा। और एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया। इसका गोल एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सभी को शिक्षा की बात की गई। 2035 तक 3 से 18, जो हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, उसके 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों का गुणवत्ता शिक्षा की बात की गई है। और छात्रों के प्रगति मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की है, जो कि परख नाम से है। परख का परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस एंड नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। तो ये था आपका पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसमें आपने देखा कि इसमें 5+3+3+4 का क्या फॉर्मेट था, उसमें कौन कौन से पार्ट दिए गए थे, कौन कौन सी क्लास दी गई थी। उसके बाद से आपने देखा कि उसमें ग्रेजुएशन में क्या क्या दिया गया था। अगर 1 साल का करता है तो बच्चा सर्टिफिकेट मिलता है, और अगर 2 साल का करेगा तो डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल का करेगा तो उसको डिग्री मिलेगी, और अगर 4 साल का करता है तो वो रिसर्च करता है। जो हमारी MPhil की डिग्री थी उसको काट दिया गया है, यानी कि उसे हटा दिया गया। उसके PhD जो कि 4 साल की होती थी वही रहेगी ही। कुल मिला के अगर हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करें, जो B.Ed में स्टार्ट हुआ है वो 4 साल का है, यानी कि 3 साल का करने के बाद से 1 साल का करने के बाद से वो B.Ed के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और अगर 1 साल और कर लेता है तो वो M.Ed के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये हमारी थी पूरी एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जो हमारी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो हमारी कंप्लीट हुई। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप इसको पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो पूरा देखने से हमें भी कुछ मनोबल मिलता है, और अगर आप मुझे कुछ सुझाव देंगे तो उसमें मैं कुछ सुधार करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।